भिवानी में आज भिवानी स्थापना महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंच द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान शहर के 5 लोगों को सम्मानित भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। कैप्टन अभिमन्यु बोले, नायब सैनिक की अगुवाई में बजट भी नायब होगा। उन्होंने कहा कि लोगों की राय शुमारी से पेश किया जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु ने SYL के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच सकारात्मक बैठक हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी खन्ना के साथ दीपक मुट्रेजा की खास रिपोर्ट। बहुत सुंदर कार्यक्रम भिवानी की स्थापना पर हर वर्ष सांस्कृतिक मंच भिवानी के माध्यम से होता है और ये सांस्कृतिक मंच भिवानी नगर की आत्मा को संजोते हुए और भिवानी नगर के इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ने का काम करता है। देखिए, जो हमने पेश किया उससे भी बेहतर मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे और बहुत अच्छी उन्होंने पार्टिसिपेशन का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की एक्सरसाइज उन्होंने की है और बहुत लोगों से उन्होंने राय करके हरियाणा के 36 बिरादरी के हित में हरियाणा में एक एक गांव को जो सीधा लाभ पहुंच सके, एक एक बस्ती को सीधा लाभ पहुंच सके, एक एक व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंच सके, ऐसा बजट जो है नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में सदन में प्रस्तुत करेंगे, मुझे पूरी आशा है। सर, अभी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बहुत अच्छी सकारात्मक बातचीत हाल ही में पिछले दिनों हुई है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट की लाइट में हरियाणा के हितों की सुरक्षा करते हुए हरियाणा राजस्थान की जो हमारी प्यासी भूमि है और जो उनके लिए बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा और हमें इसका पानी मिलेगा। केजरीवाल जी अपने दिल्ली के शीश महल में पुनः उनको मौका मिले इसके लिए बड़े आतुर हैं और तब तक जो है वो अपने घर जो उनका पहले फ्लैट होता था वहाँ जाना उचित नहीं समझा। पंजाब में चंडीगढ़ में एक और शीश महल बना करके उसमें रहने लगे। आवागमन के लिए भी उन्होंने कोई सरकारी बस, रेल या ट्रांसपोर्ट या हवाई जहाज़ की बजाय वह चार्टर के जहाज़ से जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे अब केजरीवाल जी वो शीश महलों में रहने वाले, चार्टर में उड़ने वाले, वह आम आदमी की बात किस तरह से कर सकते हैं, किस मुंह से कर सकते हैं, तो ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। विपक्ष को जब करंट लग जाए, जब नायब सिंह जी से डर जाते हैं। देखिए, जब दिल्ली से सरकार कौन सी चलती थी? दिल्ली से सरकार चलती थी जब सरकार के दामाद को ज़मीन अलॉट कर दी जाती थी। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब देश के उद्योगपतियों के लिए SEZ की ज़मीनें उनको धक्के से किसानों से दिलवा दी जाती थी। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब ज़बरदस्ती अधिग्रहण के प्रस्ताव आते थे और फिर दिल्ली के लोगों के पूंजीपतियों को जब वो ज़मीनें ज़बरदस्ती किसानों से अधिग्रहण के दबाव में उनकी जेबों में वो ज़मीनें चली जाती थी, तब वो अधिग्रहण वापस हो जाता था। दिल्ली से सरकार जब चलती थी जब उनको पंचकुला के अंदर नेशनल हेराल्ड के लिए वो प्लॉट जो है पुराना खारिज किया हुआ प्लॉट ज़बरदस्ती उनको अलॉट करवाना होता था। तो दिल्ली से सरकार तब चला करती थी। आज हरियाणा के हितों से कोई समझौता नहीं होता है। सर, उसमें हुड्डा साहब को बरी कर दिया गया, शराब घोटाले में केजरीवाल को बरी कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी तानाशाही भारत के विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। अभी तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अभी तो निर्णय लोअर कोर्ट्स के हैं, अभी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किस प्रकार से जब तक निर्णय नहीं आ जाता कुछ कहना नहीं चाहिए। और बहुत सारे मामले हैं, एक मामला थोड़ी है, इनके तो मामले इतने हैं। ये तो वो क्या कहावत हरियाणा में, रमड़ूत ने कित की तरह चलती जा। अभी तो बहुत मामले हैं। कांग्रेस की रणनीतिक भूल थी कि पूरा का पूरा कांग्रेस एक व्यक्ति की जेब में डाल दी गई। तो ये समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं करता है। समाज को जब तक सर्व समाज की भागीदारी नहीं दिखाई देगी तो लोकतंत्र में कोई अपेक्षा करे कि वो वोटों के ऊपर डाका डाल करके ले जाएंगे। तो जब उस प्रकार का वो अपने ही नेताओं को धक्के मार रहे थे, अपने नेताओं की बेइज्जतियां कर रहे थे, अपने ही पार्टी के नेताओं को गालियां गलौच कर रहे थे, तो क्या वो सरकार बनाने के लक्षण थे? वो सरकार बनाने के उनके लक्षण नहीं थे। यार, ये लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है, सामाजिक तरीका भी नहीं है और जनता ने इनको पहचान लिया है। अब इनका बोरिया बिस्तरा बंद है। तो निश्चित तौर पर वो पूरा का पूरा मामला वह राजनीति से प्रेरित था।
तो पूरा का पूरा जो प्रकरण था कि जिनकी सरकार गई थी 2014 में, वो उस सरकार जाने की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे थे और किसी भी तरह से हरियाणा को वह डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। और उन्होंने अच्छी तरह से सबूत सब सामने आए कि किस प्रकार से उन्होंने उसको बढ़ावा देने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, चुनौतियां दे दे करके। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के कान में हर रोज़ ये गूंजता है कि जब वो ये कहते हैं कि भाई रोहतक के अंदर तो चारों तरफ, वो बोल रहे थे कि उन्होंने उसका धरना कर दिया है, प्रदर्शन कर दिए हैं, रोक लगा दिए हैं, रास्ते रोक दिए हैं और दूसरी पार्टियों को वो प्रोत्साहन कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि भाई हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में कीड़ी भी नहीं मर रही, उस पार्टी वालों को वो कह रहे थे। तो ये उनका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी उस सरकार को सेटल नहीं होने देना, उसको डिस्टर्ब करना है। उनकी पार्टी के जुड़े लोगों ने शहर के अंदर और शहरों के अंदर जिस प्रकार से आगजनी की, लूटपाट की, आम जन को जिस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, विषय केवल एक व्यक्ति का नहीं था, विषय केवल एक परिवार का नहीं था, विषय था हजारों वहाँ पर आगजनी के शिकार लोग हुए, हजारों गाड़ियाँ चली, दुकानें जली, कितने ही प्रतिष्ठान जले। वह सारा का सारा केवल राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक स्वार्थ के कारण से वो चल रहा था। ये तो जग जाहिर है, इसको कौन नहीं जानता है। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान आपको नहीं हुआ उसके बाद लगातार से हो रहा है? देखो, वो राजनीतिक नुकसान के अलग अलग मायने हैं। मैंने जब जब चुनाव लड़ा, मुझे हर पिछले चुनाव से 20-30% ज़्यादा वोट मिले। तो राजनीतिक नुकसान के क्या अर्थ समझे? यानी कि उनकी मंशा पूरी हो गई है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा। देखिए, वो अभी तो बहुत खेल बाकी है साहब, अभी तो ज़िंदगी की बहुत दौड़ बाकी है, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी हैं। कोई यूँ समझ करके बैठ गया हो कि भाई कर लिया काम, तो अभी तो उनके और हमारे बहुत इम्तिहान बाकी हैं।